नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 19 जुलाई 2024 है और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुपरस्टिशन संबंधित एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए हमारे देश में कानून इनफ नहीं है। कानून बनाया भी जाए तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है। काफ़ी गहराई से इस आर्टिकल को, इस इशू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा देखो इशू हम डिस्कस करेंगे लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित। 2-3 आर्टिकल्स का ये कंपाइलेशन है, लैंड रिफॉर्म्स। फिर तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन संबंधित एक आर्टिकल है, तो उसको थोड़ा केस स्टडी की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और एक इंडियन एक्सप्रेस का मून रिलेटेड आर्टिकल है। मून पे गुफा का जो एंट्री पॉइंट है वो पता लग गया साइंटिस्ट को, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। वैसे आज के द हिंदू में 1-2 और भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हमारी प्लेट में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो कल करेंगे इनको। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो छूटना नहीं चाहिए। तो कभी भी आपको लगे ना कि सर ये आर्टिकल तो कल आया था द हिंदू में, तो समझ लेना कि कल नहीं हो पाया था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे, इसलिए कल का आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हमेशा समझ जाइएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पहले भी मैंने बताई है, जल्दी से फिर से बता देता हूँ। देखो, मैं आर्टिकल्स का सिलेक्शन ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि पूरे साल में ना सिलेबस का हर एक टॉपिक टच हो जाए। जैसे देखो, आज मैंने आपको बताया लैंड रिफॉर्म्स के आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स संबंधित आर्टिकल आए नहीं है यूपीएससी इसमें द हिंदू में काफ़ी समय से, लेकिन सिलेबस तो हमें टच करना ही है। तो मैं क्या करता हूँ, लैंड रिफॉर्म से संबंधित आर्टिकल्स ना दूसरे न्यूज़पेपर से सर्च कर लेता हूँ, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक से संबंधित आपके करंट अफेयर कवर हों। मेरी वो वाली अप्रोच नहीं रहती कि हाँ सिर्फ द हिंदू में जो आया है वो डिस्कस कर दो, चाहे सिलेबस हो ना हो, चाहे जैसे भी आर्टिकल्स हो। नहीं, मैं उस चीज़ में विश्वास नहीं करता, क्योंकि देखो द हिंदू के आर्टिकल्स कवर करना वो तो सिर्फ एक मीन है, मतलब एक मेथड है करंट अफेयर कवर करने का। ये अपने आप में एंड नहीं है। द हिंदू थोड़ी ना हमारा एग्जाम क्लियर करवाएगा। हमारे लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सबके करंट अफेयर होने चाहिए। तो लार्जर गोल सिलेबस है, लार्जर गोल सिलेक्शन है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो, वैक्सीनेशन से संबंधित ना एक केस स्टडी है। पहले तो मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूँ, उसके बाद आप अपने दिमाग के चक्षु घुमाइएगा और स्टेप्स बताइएगा एज ए डीएम आप क्या क्या ले सकते हो। देखो, कंटेक्स्ट ये है, जब बच्चे का जन्म होता है ना, उसके बाद आपको पता है टीकाकरण होता है, बच्चे का वैक्सीनेशन होता है, ताकि वेरियस डिजीज से उस बच्चे की ना इम्यूनिटी डेवलप की जा सके। जैसे एक फेमस टीका है डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टीटनस। इन तीनों के लिए ये टीका लगता है, जिसे डीपीटी वैक्सीन बोलते हैं। अब हुआ ये है, लेटेस्ट जो डेटा सामने आया है ना, उसके अनुसार 2023 में इस वैक्सीन की जो कवरेज है ना वो घट गई है एज कंपेरिजन टू 2022। 2022 में इस टीके की जो कवरेज थी ना वो 95% थी, लेकिन एक साल बाद टीके की जो कवरेज है वो घट के 93% हो गई है। हालांकि देखो ये नंबर भी अच्छा खासा है, मतलब कोविड के समय से आप कंपेयर करोगे तो कोविड में तो टीकाकरण काफ़ी कम हो गया था। इवन वर्ल्ड एवरेज से भी ये नंबर ज़्यादा है। बट एक चीज़ आप समझिए, इंडिया की पॉपुलेशन देखो ना यार कितनी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का 7% भी काफ़ी बड़ा नंबर होगा, ये चिंता वाली बात है। अब आपके लिए केस स्टडी है। आप ना एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो जिसका नाम है महेशगढ़। महेशगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आप डीएम हो। अब देखो, सरकार को पता लगा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ना वैक्सीनेशन का कवरेज काफ़ी ज़्यादा लो है। सरकार ने आपको टारगेट दे दिया है कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर वैक्सीनेशन का कवरेज 93% से लेके 95% तक लेके जाइए, अदरवाइज हम आपको डीएम की पोस्ट से हटा देंगे। अब आपके पास 1 महीने का वक्त है, आप बताओ क्या क्या स्टेप्स लोगे, व्हाट स्टेप्स यू विल टेक इन दिस सिचुएशन। कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूं, बचे हुए स्टेप्स आप फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपके माइंड में आती हैं, लेकिन आप अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। सबसे पहला, प्लानिंग एंड डेटा मैनेजमेंट से संबंधित स्टेप्स। सबसे पहले देखो, आप ना सर्वे करवाओगे। आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसका साइज बड़ा है, तो आप सर्वे करवाओगे और ये देखोगे कौन सा एरिया डिस्ट्रिक्ट का ऐसा है जहां पे कवरेज सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ही कवरेज कम है। तो आप ना जीआईएस मैपिंग करवाओगे। मान लीजिए ये
डिस्ट्रिक्ट का मैप है तो आप जीआईएस मैपिंग करवाओगे कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में जो कवरेज है वो कम है, फिर आप इस एरिया पे ज़्यादा फोकस करोगे। समझ गए। उसके बाद माइक्रो प्लानिंग, जब आपको ये पता लग गया कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे कवरेज कम है, फिर देखो आप ना डिटेल्ड प्लान बनाओगे हर एक ब्लॉक और हर एक गांव के लिए। आप ये देखोगे स्पेसिफिक बैरियर क्या है, मतलब क्यों वहां पे लोग टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं अपने बच्चों का। तो स्पेसिफिक बैरियर क्या रुकावट है उनको आप एड्रेस करने की कोशिश करोगे। आने वाले स्टेप्स में हम डिस्कस भी करेंगे। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। आप ना एक डिस्ट्रिक्ट वाली टास्क फोर्स भी बनाओगे डिस्ट्रिक्ट बेस्ड, जो ना आने वाले कुछ समय में डेली बेसिस पे नंबर ट्रैक करेगी कि आज कितना वैक्सीनेशन हुआ, आज कितना वैक्सीनेशन हुआ। रियल टाइम बेसिस पे डेटा को मॉनिटर किया जाएगा। फिर दूसरी कैटेगरी आती है आउटरीच एंड एक्सेसिबिलिटी। अब आपको देखो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव में वैक्सीन पहुंचानी है, हर गली में वैक्सीन पहुंचानी है, हर घर में वैक्सीन पहुंचानी है। तो मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स इस्टेब्लिश की जा सकती हैं रिमोट एरियाज में पहुंचने के लिए, मतलब जैसे वैन में वैक्सीन्स हैं और वो वैन फिर गली गली जाए। इसके अलावा पहले से सूचित किया जा सकता है, जहां पे वो वैन जाएगी वैक्सीन वाली, पहले से बताया जा सकता है कि आज इस समय पे ये वैन आएगी तो आप आसानी से अपने बच्चे का टीका लगवा सकते हो। आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ ऐसा एरिया है जहां पे पहुंचना मुश्किल है तो फिर देखो आप इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन वाले मेथड्स यूज करोगे। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में ना कई बारी पहाड़ों पे ट्राइबल लोग रहते हैं, वहां पे पहुंचना आसान नहीं होता, तो आप इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड अपनाओगे। नेक्स्ट सीजनल स्ट्रेटजी। सीजनल स्ट्रेटजी मतलब सीजन के हिसाब से। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे गर्मियों में लोग दिन में नहीं निकलते, अगर दिन में फिर वैन घूमेगी तो फायदा क्या, दिन में कोई बाहर ही नहीं होगा टीका लगवाने के लिए, तो सीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आप अपनाओगे। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस। इसके लिए देखो लोकल लीडर से आप कोलैबोरेट करोगे, जैसे पंचायत लीडर्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो रिलीजियस फिगर्स हैं, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप एंगेज करोगे, उनको बोलोगे कि आप अपने अपने फॉलोअर्स को बोलिए टीका लगवाने के लिए, वो वैक्सीनेशन एम्बेसडर का काम करेंगे। इसके अलावा जहां से आप अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर सकते हो वहां से आप अवेयरनेस चलाने के लिए कैंपेन लॉन्च करोगे, और लोगों से ये भी बोलोगे कि आप वैक्सीनेशन शेड्यूल को कंप्लीट कीजिए। अब कई बार वैक्सीनेशन में एक से अधिक टीके लगने होते हैं। केस स्टडी में हालांकि ये मेंशन नहीं था कितने टीके लगेंगे, लेकिन पॉइंट्स जनरल है। वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भी केस स्टडी आए आप ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है वैक्सीन हेजिटेंसी। अब देखो कुछ लोगों में ना हिचकिचाहट होती है कि वैक्सीन लगवाने से दिक्कत हो जाएगी। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में काफ़ी हेजिटेंसी थी, हार्ट अटैक आएंगे, और अभी भी बहुत ऐसी न्यूज़ फैली कि हाँ जो ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं वो कोविड की वैक्सीन की वजह से आ रहे हैं। देखो मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जो भी ये फैले ना न्यूज़, आप ना क्वेश्चन करो कहाँ से ये न्यूज़ आई है। क्या ये न्यूज़ व्हाट्सएप से आई है या फिर आपने आस पड़ोस में देखा है? आस पड़ोस में देखा है तो देखो आपका सैंपल साइज छोटा भी हो सकता है। अगर किसी रिसर्च पेपर से आई है तो उस पर आप विश्वास कर सकते हो। न्यूज़ का सोर्स आप हमेशा क्वेश्चन कीजिए। लेकिन पॉइंट ये था यहाँ पे वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब जिस भी रीजन की वजह से लोगों को डर है ना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, आप उस डर को खत्म करो। अफवाह है तो मिटाओ, मिस इन्फॉर्मेशन है तो एड्रेस करो। नेक्स्ट स्पेशल पॉपुलेशन स्ट्रेटजी। अब जैसे देखो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करो। अलग अलग डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करो स्कूल्स में टीका लगवाने के लिए। लेबर डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करो। लेबर डिपार्टमेंट के पास में सारा डेटा होता है माइग्रेंट वर्कर्स का, तो माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों को टीका लगवाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कैंप ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इंसेंटिव प्रोग्राम। और देखो जो गांव फुल वैक्सीनेशन अचीव कर रहे हैं ना उनके लिए इंसेंटिव रखो, ताकि ना अलग अलग गांव में ना एक हेल्दी कंपटीशन पैदा हो, और जो हेल्थ वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, उनको भी मोटिवेशन होना चाहिए। नेक्स्ट सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करो। अब इसके बाद देखो नॉर्मल से पॉइंट्स हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, जैसे
SMS से आप रिमाइंडर्स दोगे, वैक्सीनेशन का शेड्यूल बताओगे। इसके अलावा डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हर एक चाइल्ड के लिए, ये तो पॉइंट हो भी गया, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन वाला। और सबसे लास्ट में स्पेशल ड्राइव जैसे डोर टू डोर कैंपेन और स्पेसिफिक सेक्शन के लिए अलग से ड्राइव, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स आपको पता है, फॉर एग्जांपल बिहार का डिस्ट्रिक्ट है तो छठ पूजा पे ज़्यादा आते हैं, तो उस समय वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया जा सकता है पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो ऐसे कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस। देखो ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए ना, कुछ तो जनरल पॉइंट्स हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। आपके दिमाग में कुछ नए पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित है। अपने सिलेबस में इस टॉपिक से, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मेनली ये 3 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है अलग अलग न्यूज़पेपर से, जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, लाइव मिंट और एक NDTV ओपिनियन। 2021 में ना यूपीएससी ने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था लैंड रिफॉर्म से संबंधित 10 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आपके सामने है। लैंड रिफॉर्म्स देखो एक ब्रॉडर टर्म है। लैंड रिफॉर्म्स में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे लैंड रिफॉर्म एक बड़ा सर्कल है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लैंड की मैनेजमेंट भी आएगी, जैसे लैंड को एक्वायर करना, किस प्रकार से लैंड रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, वो सब चीज़ें आएंगी। लैंड को कैसे यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए या फिर दूसरे पर्पजेज़ के लिए, वो चीज़ आएगी। लैंड को प्लान कैसे करना है, वो चीज़ भी लैंड रिफॉर्म्स में आती है। लैंड की ओनरशिप, मतलब गरीब लोगों को भी लैंड मिले, ये भी चीज़ लैंड रिफॉर्म में आती है। तो लैंड रिफॉर्म एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लैंड रिफॉर्म्स देखो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी देश में फैक्ट्री लगाने के लिए आना चाहती है, बट अब ना उसे लैंड मिल नहीं रहा है, वो लैंड एक्वायर नहीं कर पा रही है अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, तो देश को नुकसान हुआ ना। वो कंपनी आती, फैक्ट्री लगाती, कंपनसेशन देखे ऑफकोर्स, जिसका लैंड है एक्वायर करती, तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती, हमारे देश में GDP ग्रो होती। तो लैंड रिफॉर्म्स ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया। सोशल इक्विटी के लिए ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग हैं उनके पास में लैंड नहीं है, तो वो गरीबी से बाहर आ ही नहीं पाते। आज़ादी के बाद सरकार ने ये लक्ष्य रखा था कि गरीब लोगों को लैंड मिले, लेकिन उस समय लैंड रिफॉर्म्स ज़्यादा अच्छे से आ नहीं पाए थे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लैंड रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब देखो, चूंकि लैंड नहीं है या फिर क्लियर टाइटल्स नहीं है लैंड के, तो ना गांव के लोग अभी भी जो लोकल मनी लेंडर है ना उनके पास जाते हैं लोन लेने के लिए। अगर उनके पास में लैंड हो गांव के कुछ लोगों के पास में, तो फिर वो बैंक में जाएंगे, अपने लैंड को गिरवी रखेंगे और लोन हासिल करेंगे। बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे ब्याज देता है, लेकिन जो लोकल मनी लेंडर हैं वो तो लूट लेते हैं, आपको भी पता है। अगर देखो लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर होंगे, ये महेश का लैंड है, ये बाउंड्री है महेश के लैंड की, ये सुरेश का लैंड है, ये सुरेश के लैंड की बाउंड्री है, तो महेश और सुरेश जैसे लोगों के आपस में डिस्प्यूट्स कम होंगे, लीगल अनसर्टेनिटी नहीं होगी। मतलब पता नहीं होगा कि हाँ आज ये लैंड महेश यूज कर रहा है, कल को कोई और यूज करने लगे। इससे देखो लैंड की मार्केट भी फिर आगे बढ़ती है। अगर जहां पे डिस्प्यूट्स ज़्यादा हो लैंड ओनरशिप को लेके, फिर वहां पे कोई इन्वेस्ट करता नहीं है, डरते हैं लोग कि यहाँ पे लैंड परचेज कर लिया, कल को लड़ाई झगड़ा हो गया, कल को किसी ने कब्जा कर लिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ऐसी जगहों पर फिर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते नहीं हैं। जिससे सबसे पहला चैलेंज देखो ये है, अभी भी ना देश के कई इलाकों में जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना आउटडेटेड फॉर्म में हैं, पेपर्स की फॉर्म में हैं, इनकम्प्लीट हैं। कई कई जगह पे तो लैंड रिकॉर्ड्स है ही नहीं और कई कई जगह पे लैंड रिकॉर्ड्स गलत हैं। फिर देखो स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। आपको पता है हमारे देश में ना पॉपुलेशन इतने ज़्यादा है, तो इस वजह से हो क्या गया है, लैंड ना टुकड़ों में डिवाइड हो गया बहुत ज़्यादा। अब जैसे ए है, ए के 4 बच्चे हैं, बी सी डी ई, तो ए ने अपनी लैंड 4 बच्चों में डिवाइड कर दी। 4 हेक्टेयर लैंड था, 1-1 हेक्टेयर मिल गया, फिर फर्दर डिवाइड हो गया। तो ऐसे ऐसे करके ना लैंड होल्डिंग बहुत छोटी होती जा रही है। और छोटी लैंड होल्डिंग पे आपको पता है खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हाई नंबर ऑफ लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। चूँकि देखो लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं है, कई जगह पे इनएक्यूरेट है,
तो इस वजह से ना लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। बाउंड्री यहाँ पे है, बाउंड्री यहाँ पे है, इस प्रकार से कंफ्यूजन होती है और लड़ाई हो जाती है। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट लैंड एक्विजिशन प्रोसेसेस। लैंड को एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी प्रोसेस है हमारे देश में। इस वजह से ना बहुत सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। नेक्स्ट, परसिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल अनसिक्योर्ड बोरोइंग डिस्पाइट JAM, यानी JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। तो कहने का मतलब ये है, अभी भी ना बहुत से लोग जिनके नाम पे लैंड ओनरशिप नहीं है, क्लियर लैंड रिकॉर्ड नहीं है, तो वो ना बैंक से लोन नहीं ले पाते क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स उनके हक में नहीं है, डिस्प्यूटेड लैंड है, तो बैंक ना रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो मजबूरी में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मनी लैंडर से लोन लेना पड़ता है। और देखो, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के ऊपर पड़ता है। इनके पास में लैंड बहुत कम है और वुमेन के पास भी लैंड की ओनरशिप बहुत कम है। नेक्स्ट, लैंड स्कैर्सिटी। हमारे देश में ना लैंड की बहुत कमी है। 2050 आते आते पर कैपिटा जो लैंड अवेलेबिलिटी है ना हमारे देश में और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन फिलहाल के लिए बढ़ रही है, तो लैंड और ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड होता जा रहा है। अब गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स को ना डिजिटाइज किया जा रहा है, डिजिटल फॉर्म में लाया जा रहा है। पहले एक प्रोग्राम हुआ करता था, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो वही इवोल्व होके अब हो गया है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। एम क्या है इस प्रोग्राम का? लैंड रिकॉर्ड्स को ना मॉडर्नाइज करना, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो लैंड रिकॉर्ड्स, बाउंड्री बिल्कुल क्लियर हो ताकि कम से कम डिस्प्यूट्स आए और ट्रांसपेरेंसी रहे। सेंट्रल सेक्टर की यह स्कीम है, 100% फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बजट 875 करोड़। कुछ समय पहले इसे एक्सटेंड कर दिया गया था, अब 2025-26 तक एप्लीकेबल है। कुछ नए कंपोनेंट्स भी ऐड किए गए, जैसे रेवेन्यू कोड्स को कंप्यूटराइज करना, ROR का मतलब ये होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को इंटीग्रेट करना आधार के साथ में। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का मतलब देखो ये होता है, हर एक लैंड के टुकड़े के बारे में ना सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे लैंड किसके नाम पे है, कैसा लैंड है, रेजिडेंशियल लैंड है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है, क्या कोई लोन है लैंड के अगेंस्ट, क्या कोई टीनेंट है, किराएदार है लैंड का, और लैंड ओनर के पास में क्या क्या राइट्स हैं, तो ये सब आ जाता है ROR में, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। तो ये कुछ डेटा है, जल्दी से देख लीजिए। 95.09% विलेजेस अब कंप्यूटराइज हो चुके हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के मामले में। 68.0% कैडेस्ट्रल मैप जो है वो डिजिटाइज हो चुके हैं। ये होता है कैडेस्ट्रल मैप, जिसमें ना लैंड पार्सल्स से रिलेटेड ना सारी इंफॉर्मेशन होती है, इस प्रकार का व्यू होता है, तो ये कैडेस्ट्रल मैप होते हैं। तो ये कुछ डेटा है जो आंसर्स में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये पहला इनिशिएटिव था जो हमने डिस्कस किया सरकार का, आपको पता होना चाहिए, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब दूसरे इनिशिएटिव की बात करते हैं, ULPIN, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर भू आधार। जैसे देखो 12 अंकों का आधार होता है जिससे किसी पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसी प्रकार से हर एक लैंड पार्सल, हर एक लैंड के टुकड़े को ना 14 अंकों के इस UL पिन से ना रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। 14 डिजिट का नंबर होगा और इस नंबर की सहायता से ना सब कुछ रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। जो लैंड के टुकड़े की बात कर रहे हैं उसके जियो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, किसके नाम पे है, साइज कितना है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सब कुछ पता लग जाएगा ULPIN की सहायता से। बहुत बढ़िया है ये, तो इससे कब्जे वगैरह होने बंद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम में क्या होता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की सहायता से रूरल एरियाज में बिल्कुल प्रिसाइज लैंड मैपिंग की जाती है। रूरल एरियाज में ये बहुत दिक्कत आती है, खेत की बाउंड्री कहाँ पे है, दो किसानों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की सहायता से बिल्कुल एग्जैक्ट लैंड मैपिंग की जाएगी और विलेजर्स को ना लैंड ओनरशिप के कार्ड दिए जाएंगे कि भैया ये लैंड का टुकड़ा आपके नाम पे है, आप ये कार्ड रखिए। ऐसे लैंड ओनरशिप के कार्ड्स दिए जाएंगे विलेजर्स को। और ये देखो स्वामित्व स्कीम जो है ना,
ये प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने के लिए भी बढ़िया है। इससे ग्राम पंचायत को रेवेन्यू भी मिलेगा, क्योंकि ना विलेज में ओनरशिप कार्ड दिए जाएंगे, सारा डेटा डिजिटलाइज फॉर्म में होगा, ये पता होगा कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, तो प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करना इजी हो जाएगा। तो ये कुछ डेटा है। 3,04,862 विलेजेस का सर्वे हो चुका है ड्रोन से। इतने जो लैंड पार्सल हैं डिजिटाइज हो चुके हैं। कुछ एक दो पॉइंट आप याद रख लीजिए आंसर्स में यूज़ करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट सरकार देखो मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 लेके आई। मकसद इसका ये था जो छोटे और मंझले किसान हैं ना, उनको लैंड एक्सेस प्रोवाइड की जा सके लीजिंग के माध्यम से। उनके पास तो लैंड होता तो है नहीं, लेकिन काफ़ी बार बड़े बड़े किसान होते हैं जो लैंड को लीज पे देना चाहते हैं, तो उनसे लैंड पे लीज लेके छोटे छोटे मंझले किसानों को लीज पे दिया जाए लैंड। तो इससे होगा क्या, जो छोटे किसान लैंड लीज पे लेंगे ना वो टेनेंट होंगे और उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलना आसान हो जाएगा, बैंकों से लोन मिलना आसान हो जाएगा। इसमें ना सरकार ने इस एक्ट में पूरे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई थी। लैंड ओनर के क्या राइट्स होंगे, जो किराएदार हैं टेनेंट्स जो खेती करेंगे उनके क्या राइट्स होंगे, इवन डिस्प्यूट होने पर दोनों के बीच में डिस्प्यूट कैसे रिजोल्व होगा, वो सब चीज़ें भी बताई गई हैं इस मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 में। बट देखो कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस देखो, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट में ना अमेंडमेंट किया गया था 2015 में, बट काफ़ी विरोध हुआ तो उसे बीच में छोड़ दिया गया। 3 फार्म लॉज जो 2021 में आए, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, इनको वापस ले लिया गया। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज करने संबंधित प्रोविजंस थे। इसके अलावा जो ये मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है, क्योंकि लैंड देखो स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो मॉडल लॉ बना दिया, बट स्टेट इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये जो 2 इनिशिएटिव हैं स्वामित्व और यूएल पिन 14 अंकों वाला, इनका इम्प्लीमेंटेशन भी ना अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग राज्यों में। कुछ राज्य अच्छा कर रहे हैं, कुछ राज्य अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है लैंड रिफॉर्म्स देखो इसलिए भी आने जरूरी हैं क्योंकि जीडीपी को ना आज के समय में लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स और प्रोजेक्ट डिलेस की वजह से ना, मतलब लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया, प्रोजेक्ट डिले हो गया, इन सब इश्यूज की वजह से ना हर साल 1.3% ऑफ जीडीपी का नुकसान हो रहा है। जुडिशरी में जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 66% जो सिविल मामले हैं ना हमारे देश में, वो तो देखो लैंड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं। एवरेज पेंडेंसी लैंड रिलेटेड केसेस की 20 साल है। 20 सालों से जो केसेस हैं पेंडिंग हैं लैंड के। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब अब देखो जैसे घर में ना 5 सदस्य हैं, 5 में से 4 छोटे से खेत में काम करते हैं। अब देखो उस छोटे से खेत में अगर 2 लोग काम करेंगे तो भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी आएगी, 4 लोग काम करेंगे तो भी उतनी ही पैदावार होगी। तो ये भी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर देखो दूसरे देशों से कंपेयर करें, हमारे देश में ना 2050 आते आते अभी जो पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी है ना वो 1/4 हो जाएगी। आज अगर पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी 1 हेक्टेयर है तो 2050 में आते आते ये 1/4 हो जाएगी। हमारे देश में पर कैपिटा लैंड चाइना से 4 गुना कम है और ब्राज़ील से तो 20 गुना कम है। लैंड बहुत कम है हमारे देश में, तो उसको अच्छे से यूज़ करना, अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है। तो कुछ रिफॉर्म्स बताए जाते हैं। प्रॉब्लम्स हमने जान लिया, तो रिफॉर्म्स तो आसान है, आप बता सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, अभी देखो कहीं कहीं पर प्रिजम्पटिव टाइटल सिस्टम है ना, इससे मूव कर जाना चाहिए कंक्लूसिव लैंड टाइटल सिस्टम पर। प्रिजम्पटिव में क्या होता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि ये लैंड का टुकड़ा जो है उसका ओनर महेश है। अब इस प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल सिस्टम में ना चैलेंज किया जा सकता है जो प्रिजम्पशन की गई है, कहीं कहीं पर है ये। और सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे DIL, RMP और ULPIN, इनका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सभी राज्यों में। फोकस होना चाहिए लैंड डिस्प्यूट्स कम से कम की जाए, लैंड एक्विजिशन में कम से कम डिले हो। इसके अलावा जो लैंड यूज़ पॉलिसीज़ हैं अर्बन एरियाज़ के लिए, फॉरेस्ट एरियाज़ के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, उनमें सिचुएशन के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से पोटेंशियल चेंजेस लाए जाएं।
लैंड रिकॉर्ड्स से संबंधित रियल टाइम अपडेशन होना चाहिए, बाकी लोगों को भी पता लगे कौन सा लैंड किसके नाम पे है। सैटेलाइट इमेजेस का सहारा लिया जाए लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करने में, इंटीग्रेट करने में। और अभी अभी जैसे देखो कहीं कहीं पे कौन से राज्य में लैंड रिफॉर्म आ गए हैं, कुछ राज्य में नहीं आए हैं, कुछ राज्यों में डिजिटाइजेशन हो गया है, कुछ राज्यों में नहीं हुआ है, तो इसे यूनिफॉर्म किया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड रिफॉर्म के देखो ये फायदे होंगे, नीडी सेक्टर्स को आसानी से लोन मिलेगा, नीडी लोगों को लोन मिलेगा जिनके नाम पे लैंड क्लियर है, और लैंड डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी अगर लैंड रिफॉर्म्स आएंगे, क्योंकि कई बार देखो लैंड रिफॉर्म्स में ये चीज़ भी शामिल है, छोटे छोटे लैंड के टुकड़ों को मिला के बड़ा लैंड इकट्ठा करना और उस पर खेती करना। तो बड़ा लैंड अगर होगा तो वहाँ पे मैकेनाइजेशन किया जा सकता है, मतलब मशीनों का यूज़ किया जा सकता है। लैंड ओनर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, सप्लाई चेन में एफिशिएंसी आएगी। तो ये नॉर्मल से बेनिफिट्स हैं जो पूरे आर्टिकल में हमने डिस्कस किया, बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास से संबंधित है। हाल ही में ना हाथरस में एक रिलीजियस इवेंट में स्टैम्पीड हुई थी, यानी भगदड़ मची थी, 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद ना फिर से सुपरस्टिशन के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं वो डिबेट करने लगे हैं। क्या हमारे देश में अंधविश्वास को काउंटर करने के लिए इनफ कानून हैं? अगर नए कानून बनते हैं तो कैसे ये सिटीजन्स के राइट्स को अफेक्ट करते हैं? सुपरस्टिशन को काउंटर करने के लिए नए कानून बनाने हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो अभी के कानूनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी क्या कानून है? देखो नेशनल लेवल पे ना अंधविश्वास को काउंटर करने के लिए अभी कोई कानून नहीं है। ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 है, लेकिन ये बिना अंधविश्वास को इनडायरेक्टली काउंटर करने की कोशिश करता है, डायरेक्टली नहीं। जैसे कुछ लोग ड्रग्स बेचते हैं ना, और ये बोलते हैं ये ड्रग्स जो है ना इसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जादू है, एकदम से ये ड्रग कंज्यूम करने से आप ठीक हो जाओगे, और भारी भरकम पैसे मांगे जाते हैं। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा सकती, उस पर रोक लगाता है ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। बट इसकी भी ना काफी सारी लिमिटेशंस हैं। ये एक्ट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करता है, प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करता है। आज के समय में इसका इंप्लीमेंटेशन भी काफी मुश्किल है, और दूसरा फाइन काफी लो है। आज के समय में तो देखो नई नई सुपरस्टिशन की प्रैक्टिसेस आ गई हैं, अलग अलग ढंगों से लोगों के फेथ का फायदा उठा के पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो उन सब चीजों को काउंटर करने के लिए ये जो कानून है जो इनडायरेक्टली सुपरस्टिशन को काउंटर करने की कोशिश करता है, ये इनफ नहीं है। तो मतलब देश में नेशनल लेवल पे कोई कानून नहीं है अंधविश्वास को काउंटर करने के लिए, लेकिन हाँ कुछ राज्यों ने अपने कानून जरूर बना के रखे हैं। जैसे महाराष्ट्र है, इसके अलावा कर्नाटक है, इन्होंने अपने अपने राज्य में कानून बना के रखे हैं। कानून जैसे कि महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इन ह्यूमन एविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013, ये महाराष्ट्र का कानून है जिसमें ब्लैक मैजिक, ह्यूमन सेक्रीफाइस या फिर दूसरी जो अंधविश्वासी गतिविधियां हैं उनको क्रिमिनलाइज किया गया है। कर्नाटक का कानून ये है, कर्नाटक प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इन ह्यूमन एविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2017। फिर देखो एक डिबेट ना ये भी स्टार्ट हो जाती है कि क्या नेशनल लॉ की आवश्यकता है सुपरस्टिशन को काउंटर करने के लिए। यहां पे ना एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं नेशनल लेवल पे कानून बनेगा ना तो हर स्टेट में सुपरस्टिशन संबंधित प्रैक्टिसेस के लिए ना सेम ट्रीटमेंट होगी। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि सरकार जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है सुपरस्टिशन की एक्टिविटीज़ को लेके, और नेशनल लॉ बनाया जा सकता है अलग अलग स्टेक होल्डर से कंसल्ट करने के बाद, तो बढ़िया बनेगा नेशनल लॉ। लेकिन दूसरी तरफ के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं देखो अलग अलग राज्य में ना अलग अलग सुपरस्टिशन की एक्टिविटीज़ हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ना लोकल कंटेक्स्ट के हिसाब से, लोकल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अच्छा कानून बना सकती है सुपरस्टिशन को काउंटर करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को इनेबल किया जा सकता है, कुछ एक ब्रॉडर मॉडल कानून बनाया जा सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट फिर उसके बेस पे कानून बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, और ये फेडरल स्ट्रक्चर के भी हित में है अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाती हैं तो ये एक अलग डिबेट है कि स्टेट का लॉ होना चाहिए या फिर नेशनल लॉ होना चाहिए। इसके बाद देखो राइटर्स ये बोलते हैं
सुपरस्टिशन को काउंटर करने के लिए कानून बनाना है ना, तो ना इशू आता है, ये जो कानून है ना, ये फंडामेंटल राइट, खास करके आर्टिकल 25 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इस राइट का वायलेशन हो सकता है। क्योंकि देखो बहुत कम डिफरेंस होता है रिलीजियस प्रैक्टिस और सुपरस्टिशन वाली एक्टिविटी के बीच में। बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होंगी जिन्हें लोग रिलीजियस मानते हैं लेकिन दूसरे लोग इसे अंधविश्वास बोलते हैं। वैसे देखो आर्टिकल 25 भी एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें भी ना कहीं कहीं इसका वायलेशन हो सकता है। अगर कोई पब्लिक ऑर्डर का मामला हो, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिससे सोशल हार्मनी या फिर पीस खराब हो रही हो, तो फिर वो रिलीजियस एक्टिविटी रोकी जा सकती है। उसी प्रकार से मोरालिटी, हेल्थ, इन सब रीजंस के आधार पे आर्टिकल 25 का वायलेशन हो सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सोशल रिफॉर्म और वेलफेयर ये ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे देखो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फिर देखो दूसरा एस्पेक्ट ये आता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने कानून बनाया है ना, स्टेट लॉज हैं सुपरस्टिशन को काउंटर करने के लिए, तो इसमें ना सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, इनकी डेफिनेशन काफ़ी वेग है। तो वेग डेफिनेशन का फ़ायदा कई बार पुलिस या फिर दूसरी अथॉरिटीज़ के द्वारा उठाया जा सकता है किसी को हरास करने के लिए, किसी को तंग करने के लिए। इतनी वेग डेफिनेशंस हैं तो लीगल इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो राइटर्स एक बात ये सजेस्ट करते हैं, आप ना स्पेसिफिक हार्म से सुपरस्टिशन एक्टिविटीज़ को लिंक कर दो, मतलब नुकसान क्या पहुंच रहा है। अगर देखो कोई एक्टिविटी ऐसी है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो करो जो कुछ करना है, मतलब किसी को नुकसान ही नहीं है और लोगों का फेथ है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लो, आपका रिलीजन है, आप अच्छे से करो। लेकिन अगर देखो किसी रिलीजियस एक्टिविटी से नुकसान हो रहा है, हार्म पहुंच रहा है, वो नुकसान किसी भी प्रकार का हो सकता है, फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म, फाइनेंशियल हार्म। अब फॉर एग्जांपल कोई धर्म है, धर्म में ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाता है और ये बोल के कि हमारा तो विश्वास है, ये हमारी रिलीजियस एक्टिविटी है, इसे तो अलाउ नहीं कर सकते ना, नुकसान पहुंच रहा है भाई, बंदे की जान जा रही है। तो समझे, नुकसान देख लो, अगर नुकसान जा रहा है किसी एक्टिविटी से, रिलीजियस एक्टिविटी से, तो उसे सुपरस्टिशन बोलो। अगर नुकसान नहीं जा रहा है तो फिर आप कुछ भी करो और ये एविडेंस के बेस पे आप तय करो कि हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ गए। लास्ट में है बैलेंसिंग एक्ट। चैलेंज देखो यही है कि ऐसा कानून बनाना जो देखो एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को कर्ब करे, मतलब फेथ के नाम पर ठगा जाता है, किसके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, चाहे मेंटल नुकसान है, फिजिकल नुकसान है, तो कानून ऐसा होना चाहिए इस प्रकार की एक्टिविटीज को कर्ब करे और जो जेन्युइन रिलीजियस बिलीफ्स या फिर ट्रेडिशंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। और इतने स्पेसिफिक होना चाहिए कानून कि इंप्लीमेंटेशन आसान हो, मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। फिर नेक्स्ट आता है कि ऐसे कानूनों को ना रिस्टोरेटिव जस्टिस पे फोकस करना चाहिए। जो विक्टिम्स हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो गया है उनके रिहेबिलिटेशन पे फोकस करना चाहिए। जैसे विच हंटिंग, चुड़ैल को पकड़ के मार दिया जाता है, ऐसी पुरानी ख्यालात की प्रैक्टिसेस कई बार गांव में देखने को मिलती हैं। तो इनकी जो विक्टिम्स हैं उनको सोसाइटी में फिर से रीइंटीग्रेट किया जाए। साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है विक्टिम्स पे, तो इसको एड्रेस करने के लिए कंपनसेशन फंड लॉन्च किया जा सकता है। दूसरे सोसाइटल मेजर्स जैसे विक्टिम्स के बच्चों को जॉब ट्रेनिंग दी जाए, एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद राइटर्स बोलते हैं वैसे तो देखो अभी कानून अच्छे हैं ही नहीं सुपरस्टिशन को काउंटर करने के लिए, लेकिन जितने भी हैं इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर है और कानून बन भी गए तो भी इम्प्लीमेंटेशन पुअर रहेगा। उसके रीजंस आपको बताता हूँ। देखो कई बार ना ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं उनको ना प्रॉपर ढंग से सेंसिटाइज नहीं किया जाता, ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो इसलिए उनको खुद को ही नहीं पता लगता ये रिलीजियस एक्टिविटी है या फिर सुपरस्टिशन वाली एक्टिविटी है। और कई बार तो वो खुद ही अंधविश्वासी होते हैं, पुलिस वाले खुद ही अंधविश्वासी होते हैं। वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वहाँ पे वो एक्टिविटी बिल्कुल ही नॉर्मल होती है, लेजिटिमाइज होती है, जिसे वो गलत नहीं मानते। तो जिस एक्टिविटी को खुद ही गलत नहीं मानते वो कैसे जाके उसे रोकेंगे। कई बार देखो कम्युनिटी का प्रेशर आता है, मतलब सारे ही लोग अंधविश्वासी हों किसी जगह पे तो फिर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती। कम्युनिटी का ज़बरदस्त प्रेशर होता है, पुलिस को बाइकआउट कर दिया जाता है। और इतना बड़ी जनता अगर सुपरस्टिशन के पक्ष में हो तो पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। और कई बार पॉलिटिशियंस का प्रेशर आ जाता है
कि इनको हाथ मत लगाओ, इनको कुछ मत करो, इनसे वोट मिलते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स भी यहाँ पे चर्चा में आ जाती है, मतलब सीन में आ जाती है। 5वें नंबर पे मीडिया मैनिपुलेट करती है कई बार सीन को, मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। देखो मीडिया की एक चीज़ आपको मैं बताऊं, मीडिया आज के समय में सच पे फोकस नहीं करती है। मीडिया सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करती है कि व्यूज़ कितने आएंगे, क्लिक्स कितने होंगे अगर वेबसाइट पे आर्टिकल डाला जाता है। तो वो जानबूझ के खबर को तोड़ मरोड़ के बताते हैं ताकि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। उनको पता है लोग क्या देखना पसंद करेंगे, तो वही दिखाते हैं चाहे सच कुछ भी हो। और देखो कई बार तो ये सुपरस्टिशन वाली एक्टिविटीज़ है ना, इनके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। जैसे हमने एक पहले आर्टिकल डिस्कस किया था, लोग रिलीजियस गुडमैन की तरफ, बाबाओं की तरफ क्यों जाती हैं? क्योंकि उनको सरकार की सपोर्ट नहीं मिलती, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलते, इस वजह से लोग बाबाओं की तरफ जाते हैं। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम अभी भी इतना पुअर है कि साइंटिफिक टेम्पर जो है नहीं डेवलप कर पाया है जनता में, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्पर से रिलेटेड, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इस वजह से साइंटिफिक टेम्पर लोगों में डेवलप नहीं है। तीसरा, कई बार तो देखो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के चलते भी विच हंटिंग जैसे आरोप लगा दिए जाते हैं। तो जब कानून बने ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाए। कानून ऐसा होना चाहिए जो ना वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को टारगेट ना करे। कानून ऐसा होना चाहिए जो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने पे फोकस करे। कानून ऐसा होना चाहिए जो रिसोर्सेज भी एलोकेट करे पुलिस वालों की ट्रेनिंग के लिए। कानून ऐसा होना चाहिए विक्टिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजन करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुपरस्टिशन एक्टिविटीज़ से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो एक आर्टिकल ऐसा है जिसकी नॉलेज ना इनडायरेक्टली पेपर 3 में जब स्पेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है ना, वहाँ पे यूज़ हो सकती है। हुआ ये है, मून पे ना साइंटिस्ट को एक केव मिली है, गुफा मिली है। 2010 में ना नासा का एक मिशन गया था, लूनर रिकोनेसेंस प्रोब, 2010 की ये बात है। अब उस प्रोब के डेटा को लगातार एनालाइज किया जा रहा था। ये देखो नासा का ये मिशन था, लूनर रिकोनेसेंस ऑर्बिटर, 2010 में ये गया था। इस मिशन में जो फोटोज ली गई थी ना, उनको एनालाइज किया गया, और एनालिसिस करने के बाद में ना अब एक गुफा की एंट्री मिली है मून पर। ये जो गुफा की एंट्री मिली है ना, ये देखो उस साइट से 400 किलोमीटर दूर है, जिस साइट पर 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन इन्होंने ना मून पे लैंड किया था 1969 में। उस जगह से ये सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। ये सिग्निफिकेंट देखो इसलिए है, विभिन्न देश ना मून पे अपना अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मून पे बेस बनाना आसान नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंड होती है। दिन में टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात को तो -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन इस गुफा के अंदर जो टेम्परेचर है ना 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जो कि बियरेबल है, इंसान इतना सहन कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब गुफा के बारे में पहली बार पता लगा है इंसान को। देखो ये तो इंसान को पता था, इतने सारे खड्डे हैं तो गुफा तो हो सकती है, लेकिन एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा था। पहली बार एंट्री पॉइंट मिला है। फायदे और भी होंगे। अब देखो मून पे खुले में अगर कोई इंसान रहता है, काम करता है ना, तो बहुत सारे रिस्क होते हैं। रेडिएशंस का रिस्क है, टेम्परेचर का रिस्क तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा माइक्रो पार्टिकल्स का भी रिस्क है। मतलब स्पेस में जो बॉडीज होती हैं ना, जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं, कोमेट्स वगैरह हैं, उनसे ना टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में घूमते रहते हैं, जिनका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन इंसान को ना ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे स्पेस पार्टिकल्स से भी सुरक्षा मिलती है अगर गुफा में इंसान रहेगा मून के ऊपर। तो ये जो डिस्कवरी है ना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। फ्यूचर में अगर कोई लूनर बेस बनाना हो तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो देखो आज आप यही अटेम्प्ट कीजिए जो यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, लैंड रिफॉर्म से संबंधित। 150 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर देना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक प्री का क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कीजिए। ये है प्री का क्वेश्चन। ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मैं कमेंट को पिन कर दूंगा जिसका सही होगा आंसर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।